Hello, friends. Here I welcome you back. And today we are starting with Limitation Act 1963, Section 15, 16, and 17. So let's start with the very first. देखिए Section 15 हमें क्या कहता है that exclusion of time in certain cases. कुछ केसेस ऐसे होती हैं जिसमें हमें टाइम को एक्सक्लूड करके चलना पड़ता है, किस टाइम को, कुछ डेज हो या वो टाइम पीरियड हो. दैट इज योर सेक्शन 15 फर्स्ट क्लोज किसकी बात करता है, दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ एनी सूट एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. ठीक है, कोई सूट या जो एप्लीकेशन आपने किससे रिलेटेड की है, ऑफ एग्जीक्यूशन से. तो इसमें क्या है, द टाइम विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर देन द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड. मींस आपने जो वो स्टे का ऑर्डर दिया है, स्टे ऑर्डर आया है जो भी, तो जिस दिन वो स्टे ऑर्डर इशू हुआ है, वो ऑर्डर दिया गया है, टिल द डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन, या जिस दिन उसको वापस लिया जाएगा उस टाइम तक, इट शैल बी एक्सक्लूडेड. सो डे ऑफ स्टे ऑर्डर टिल डे इट इज विड्रॉन, ये टाइम पीरियड आप क्या करते हो, एक्सक्लूड करके चलते हो. एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कीजिए ए है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अप्लाई कर दी. ठीक है, स्टे ले लिया है बी के खिलाफ. तो किस डेट को लिया है, बाय चांस ए ने बी के खिलाफ स्टे ले लिया है, सपोज कीजिए 17 जून को, राइट, एंड टिल इट इज विड्रॉन, और उसको विड्रॉ सपोज करेगा 17th ऑफ अगस्त को. सो जो ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा किससे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे. ओके, अब 15 सेक्शन का ही नेक्स्ट क्लोज बात करता है क्या, दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन या फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट किसकी चाहिए होती थी, गवर्नमेंट या एनी अदर अथॉरिटी की. देखिए आपको याद हो, हम जब सीपीसी कर रहे थे, सिविल प्रोसीजर कोड, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती थी जिसमें आपको गवर्नमेंट या किसी ऑफिसर के खिलाफ अगर अप्लाई करना है तो आपको वहां की कंसेंट, उसकी अथॉरिटी की कंसेंट चाहिए. I'll tell you, it was in section 80, right, CPC. तो उसमें क्या था, 2 months प्रायर नोटिस आप उनको देते हैं, राइट. सो देन द पीरियड ऑफ सच नोटिस या टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट, जो वो टाइम पीरियड होता है उस कंसेंट को ऑब्टेन करने का, वो एक्सक्लूड हो जाता है, राइट. वजह ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. बट एक चीज याद रखनी है, डे, जो डे जिस दिन आप नोटिस भेजोगे, नोटिस मेड, प्लस द डे जिस दिन उस नोटिस की रिसिप्ट आपको मिलेगी, मीन्स उस नोटिस का आंसर मिलेगा, ये दोनों डे इंक्लूड होंगे. ओके, ये याद रखना है. बोथ डेज आर इंक्लूडेड एंड दे विल बी काउंटेड, एंड द टाइम पीरियड दैट जिसमें उनका आंसर आने में देर लगी, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. Moving to next clause of section 15, that if in case of any suit या application for execution of decree, जो हम पढ़ रहे हैं, by any receiver या कोई interim receiver जो लगाया गया है, as an insolvent जो अपॉइंट किया गया है, right, किसके खिलाफ, जो रिसीवर की अपॉइंटमेंट है वो 3 महीने तक का टाइम पीरियड एक्सक्लूड रहता है उसके अपॉइंटमेंट का. मैं आपको एक एग्जांपल देके चलती हूँ. सपोज कीजिए 17 जनवरी को डे ले लेते हैं, 17 जनवरी को इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, सपोज मेरे खिलाफ. अब देन 28 जनवरी को रिसीवर अपॉइंट किया गया है. जब मेरे खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है तो एक रिसीवर भी अपॉइंट होता है ना, रिसीवर जो इंसॉल्वेंसी के केस में, वाइंडिंग अप के केस में जो लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं, ये सब लोग, ठीक है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं. तो ये जब अपॉइंट हुए तो रिसीवर अपॉइंट किया गया. अब क्या है, 3 months आफ्टर दिस, 3 months आफ्टर दिस इज, दैट इज 28 अप्रैल. तो इस टाइम को, मतलब ये जो 3 months का तो टाइम, ये प्लस जब आपने रिसीवर के एप्लीकेशन लगाई थी वो टाइम पीरियड, मींस फ्रॉम 17th जनवरी टिल 28th अप्रैल, ये सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाता है जब रिसीवर की अपॉइंटमेंट की जाती है. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इसमें क्या बात की गई बच्चे, दैट इन केस ऑफ एनी सूट फॉर द पोजेशन बाय द परचेजर या at a sale in the execution of decree, so time during which the proceeding to set aside
टू सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाता है। ओके किसी सूट में, किसी पोजेशन में अगर परचेजर की सेल की कोई एग्जीक्यूशन चल रही है तो वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन केस एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, राइट अगर ए और बी का केस है और बी अगर एब्सेंट है इंडिया से, वो यहाँ पर नहीं है, राइट, एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, ये बाहर है, ही दैट टाइम पीरियड इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर प्लेंटिफ, क्योंकि ए की इसमें गलती नहीं है अगर वो बाहर है तो, राइट। सो विद दिस सेक्शन 15 इज ओवर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट कीप कमेंटिंग एंड टेल मी योर ऑल द डाउट्स, आई डिस्कस इन डिटेल, राइट बच्चे। आई होप आपने लिमिटेशन एक्ट की कॉन्टिन्यूटी बना ली है, अभी रिसेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, माइट बी दिस इज थर्ड फोर्थ वीडियो, तो प्लीज उसी कंटिन्यू करिए, और बीच में से करेंगे तो आपको एकदम से नया लगेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर एक कॉन्टिन्यूटी से पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट दिस एक्ट एक्चुअली इज, राइट। सो सेक्शन 16 बात करता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू स्यू, राइट जब आप राइट टू स्यू की बात आ जाती है, सूट करना है, तो उस टाइम पे या उस दौरान अगर डेथ हो जाती है पार्टी की, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए, वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा रहता और उसका राइट बनता है, वह राइट टू इंस्टीट्यूट या सूट या एप्लीकेशन, लेकिन ही डाइज बिफोर दैट राइट एक्रूज, इतने में वो राइट आता है, इतने में उसकी डेथ हो चुकी थी, और ऑन द डे ऑफ डेथ, जिस दिन भी वो डेथ हुई, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बी कैलकुलेटेड, कब से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द टाइम व्हेन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिग्री कैपेबल ऑफ सच सूट या एप्लीकेशन, राइट, वो रिलेट बैक करेगा टू प्लेंटिव, राइट। सो अंडर इसमें क्या बोला गया है, राइट टू स्यू करने का अगर किसी पर्सन का हक है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस दौरान पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्ट होगा जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस सूट को फाइल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट, उनके वो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट डिग्री, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्लोज ऑफ सेक्शन 16, नेक्स्ट क्या कहता है, दैट वेयर अ पर्सन अगेंस्ट whom if he were living right to institute a suit या application would have accrued, अगर होती, but he dies before that right accrues, इतने वो right होते, इतने उसकी डेथ हो चुकी थी, और death of such person, period of limitation shall be calculated from the time when there is a legal representative of deceased against whom plaintiff may institute such suit या application दैट इज रिलेटेड टू, ये सेम केस, ये बात की है मैंने प्लेंटिफ की, अगर प्लेंटिफ जिंदा होता तो उसके राइट हो जाता, बट उसकी डेथ होगी तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब स्टार्ट करे, एंड सेम वे डिफेंडेंट के केस में अगर उसकी डेथ हो गई है तो उस केस में उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेडी होंगे एज अगेंस्ट प्लेंटिव सूट को लड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैपेबल होने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर कैपेसिटी जरूरी थी, राइट। देन द क्लोज थर्ड, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ विच, सेक्शन 16 की क्या बात करता है, दैट जो अभी हमने ये प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बारे में पढ़ी है बातें, दे डजंट अप्लाई टू द सूट्स टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन या सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस, इन केसेस में डेथ हो गई है पार्टी की, तो वो उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का कोई रिलेट करता ही नहीं है, क्योंकि ये बात डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ही सॉल्व होती है, राइट। सो सेक्शन 16 adopts जनरल प्रिंसिपल किस चीज का, दैट लिमिटेशन कैन नॉट रन अनलेस देयर बी अ पर्सन हु कैन स्यू या हु कैन बी स्यूड, राइट। ये एक्सेप्शन में मेन बात ये है कि लिमिटेशन उन बंदों के टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं करेगी जो एक्चुअल में है ही नहीं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन 17, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, राइट। फ्रॉड और मिस्टेक कैसे बात करता है, दैट इट इज एन इनेबलिंग सेक्शन विच पोस्टपोन्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लिमिटेशन, राइट, सूट या एप्लीकेशन वंस लिमिटेशन स्टार्टेड रनिंग सब्सिक्वेंट, अगर देखिए एक बार लिमिटेशन पीरियड हो गया और बीच में आप फ्रॉड कर रहे हो, दैट वुड नॉट प्रिवेंट रनिंग ऑफ टाइम, उसमें कुछ नहीं होगा, सो देयर मस्ट बी, फ्रॉड कब होना चाहिए, एट द टाइम व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइज, सो फ्रॉड और मिस्टेक मस्ट बी एट द टाइम ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, राइट। सो इसका क्लोज वन कहता है दैट वेयर इन अ केस ऑफ सूट या एप्लीकेशन
वहां पर जो मेन चीज की गई है दैट इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड है, एंड दैट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ कोज ऑफ एक्शन अराइज। और फ्रॉड किसका? ऑफ डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट या हिज एजेंट, और द नॉलेज ऑफ राइट या टाइटल ऑन विच सूट और एप्लीकेशन फाउंड इज कंसील्ड बाय फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन। ठीक है, ऑपोजिट पार्टी की तरफ से फ्रॉड है, या फिर कोई सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोई मिस्टेक की वजह से आप सूट डाल रहे हैं, या वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी टू स्टैब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ या एप्लीकेंट दैट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम, ये सब चीजें, देन द period of limitation shall not begin to run until plaintiff या applicant has discovered the fraud or mistake with reasonable diligence, and in case of concealed documents until plaintiff या applicant जो है first had the means of producing the concealed document or compelling its production। तो जब तक ये फ्रॉड या मिस्टेक को वो ड्यू डिलीजेंस से रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देख नहीं लेते हैं, तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सक्लूड रहेगा। सो बेसिकली जो सेक्शन 17 है, व्हाट इज सेक्शन 17 कंसर्न मेनली इटसेल्फ विद इज द नॉलेज ऑफ द राइट एंड नॉट द एक्सरसाइज ऑफ इट, राइट। सो इसकी एक एक्सेप्शन है, मींस आपको एम्पावर नहीं कर रहा है, ये कह रहा है दैट एप्लीकेशन to be instituted or to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फर्स्ट विच इन केस ऑफ फ्रॉड है, सपोज ए ने एक बोनाफाइडली प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, यहां से एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। ए ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, राइट, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी है, उसका मतलब उसने पैसे दिए, और ए को पता भी नहीं था कि पीछे कोई फ्रॉड भी कमिट कर रखा है कि नहीं, उसको कोई आइडिया नहीं था। तो ए के अगेंस्ट कोई भी सूट एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी बोनाफाइडली परचेज की है, राइट। एंड इन केस ऑफ मिस्टेक सेम, अब अगर आपने ए ने प्रॉपर्टी किसी मिस्टेक में खरीद ले और उसने ड्यू डिलीजेंस से देखा कि बोनाफाइडली मुझे सही लग रहा है, तभी भी उसके अगेंस्ट केस नहीं डलेगा। लेकिन अगर वो पता कर लेता है कि दूसरे पर्सन ने फ्रॉड किया है, आपको एकदम तुरंत तब आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। देन इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई डॉक्यूमेंट थे जो कि आपने किसी पर्टिकुलर थिंग के थे, वो कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी और उसके लिए आपने कंसिडरेशन पे की है, एंड हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंसीलमेंट एंड डिडंट हैव एनी रीजन टू बिलीव दैट कंसीलमेंट। ओके, आपका बच्चे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्री में पूछा गया था सेक्शन 17 से रिलेटेड। देखिए क्या था, दैट वेयर अ जजमेंट डेटर मींस जिसके अगेंस्ट जजमेंट आती है, जिसके फेवर में नहीं आती, मतलब उसके खिलाफ जजमेंट आई है, हैज बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, उसने उस एग्जीक्यूशन को, डिक्री को रोक दिया है, या फ्रॉड करा है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है, तो विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मीन्स जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है दैट इज 30 डेज एग्जीक्यूशन का, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर, मीन्स जिसके फेवर में आई है वो एप्लीकेशन करेगा, देन कोर्ट उस पर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, मीन्स अगर वो 30 डेज के बाद करता है तो वो टाइम पीरियड एग्जीक्यूशन का भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, राइट। बट एक चीज याद रखना, ये 1 ईयर के टाइम के अंदर अंदर आपको फ्रॉड डिस्कवर करना होता है, फ्रॉड डिस्कवर के कवरी के बाद 1 ईयर के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट 15, 16 एंड 17। आई होप you understood it, and very very important sections that which we discussed today. So pay your all attention and then be ready for the next one. Till then, have a good day, keep watching, keep sharing. Thank you.